हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 और मे बी ये इस चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर है। ठीक है। इसको जो है आपको देखो, हम आपको बता दें इसको आपको पढ़ना किस तरीके से। बेसिकली देखो, हम जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। समझ रहे हो? तो ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, इसका एक न्यूमेरिकल आता है। और आप जो है ना, आप अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे जिस भी बोर्ड के हो, तो आपने एक बार सिलेबस देख लेना कि ये चीज़ आपके टॉपिक में है, मतलब इस सेशन में है ना, जो आपका जो 2021 जो सेशन है ना, इस सेशन में है या नहीं है। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे तो इस बार का ये जो टॉपिक है ना, उनके लिए कट गया है। ठीक है। कोलिजन थ्योरी ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। तो आप जिस भी बोर्ड के बच्चे होंगे, आप अपना एक बार जरूर से चेक कर लेना। ओके। तो पढ़ने का इसको आपको तरीका क्या है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको लिखेंगे तो है नहीं। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा थ्योरी है ना भाई, तो हम कितना लिखेंगे बोर्ड पर, है ना। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मस्त आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। जितनी चीज़ें बताएंगे उतनी चीज़ें आप ध्यान समझते चलो, ए टू जेड आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपकी जो भी नोट्स में है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चे, क्या है ये चीज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन? देखो मतलब क्या हुआ ना कि बहुत सारी जो है थ्योरी बनाई गई कि हमारा जैसे रिएक्शन है, तो रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन में होता है क्या, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो इसके लिए ये बताया गया। इसके लिए देखो कई सारी थ्योरी बनाई गई। अब उनमें से जो बेस्ट सुटेबल जो थ्योरी, मतलब जो अच्छी लगी केमिस्ट को, जो भी साइंटिस्ट कह लो, उनको जो अच्छी लगी है ना, तो उन्होंने उस थ्योरी को क्या किया, अप्रूव किया। तो देखो कोलिजन थ्योरी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, एक प्रोडक्ट बनता है। तो भाई देखो प्रोडक्ट कब बन रहा है, ये तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी दो रिएक्टेंट, भाई दो, अब यहाँ पे बेसिकली हम अपने इस थ्योरी में बात करेंगे केवल और केवल बाइनरी रिएक्शन की बात करेंगे। बाइनरी का मतलब कि जिसमें आपके जो है केवल उसमें दो जो है रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। ओके, तो देखो उन्होंने कहा कि कोई भी रिएक्टेंट अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, वे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, उनमें एक मतलब वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तब जाकर के क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सा एक डेफिनेशन है, क्या है और समझो। देखो वही बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। यही सारी चीजें जो है नोट्स में है, तो यहाँ से आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के नोट से डायरेक्टली समझ लेना है ना। बस यहाँ से चीजें जो है ना, नोट्स को डाउनलोड करके और उसको बस देखो समझो। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा आपको कोई चीज नहीं वो सोचना समझना है। जो हम चीजें समझाने की कोशिश करें बात उसको समझो। देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, भाई जिन्होंने कोलिजन थ्योरी दिया, उन्होंने ये कहा कि देखो अगर हमारी कोई भी अगर रिएक्टिंग स्पेसीज, ठीक है, किसी भी रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या होगा भाई, उनके थ्रू हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। कब, कंडीशन क्या है, ओनली इन केस दे कम इन कॉन्टेक्ट और दे कोलाइड विथ ईच अदर, दैट इज कोलिजन थ्योरी। सिंपल। अब देखो क्या हुआ कि अब उनके जो कोलाइड होने की जो मतलब नंबर है ना, समझ रहे हो, मतलब उनके मतलब जो हमारे जो रिएक्टिंग स्पेसीज है ना, आपस में वो जो कोलाइड हो रहे होंगे, तो उनके कोलाइड होने की जो नंबर है, देखो ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारे रिएक्टिंग स्पेसीज हैं, ठीक है, तो पर सेकेंड में जितनी बार भी वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो हम उनको कह देंगे भाई ये इसकी इसकी मतलब ये इस रिएक्टेंट पार्टिकल की इतनी इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। आपको यहाँ पे एक टर्म समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो देखो किसी भी रिएक्शन की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 10⁻25 से लेकर के 10⁻28 तक होती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, अब देखो कई बार जरूरी नहीं होता है कि मतलब जितनी भी बार जो हमारा जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो हर एक कोलिजन में हमें प्रोडक्ट ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझा मेरी बात? यहाँ से भी देखो बात समझना। अब यहाँ पे मापते हैं, इसके मेन थ्योरी पर आते हैं। ठीक है, पहली बात हमने क्या कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोलिजन अगर हो रहा है। हमने कहा सर, इन्होंने ये तो बता दिया, सिंपल सा इन्होंने डेफिनेशन तो दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, वो जो है कांटेक्ट में आने चाहिए, उनका जो है कोलिजन होना चाहिए, एक दूसरे से वो कोलाइड होने चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन एक ये भी है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर बार इतनी बार कोलाइड हुआ, इतनी बार कोलिजन हुआ, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो कोलिजन होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो एक दूसरा टर्म आपको समझ में आना चाहिए, क्या, एक हमने वर्ड यूज किया अपने नोट्स में, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है,
अब इफेक्टिव कोलिजन की क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो हम इस इफेक्टिव कोलिजन को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज है ये इफेक्टिव कोलिजन। देखो जी, अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होता है कि हमारे जो है ना रिएक्शन को, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ बैरियर्स होते हैं। मतलब कि अगर इफेक्टिव कोलिजन जब तक नहीं होगा, ठीक है, अगर इफेक्टिव कोलिजन ऐसे कह लो कि जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ तभी आपको प्रोडक्ट मिला। बात समझना, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल दे करके समझेंगे, ठीक है ना। ये हमारी आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान समझो। तो हमने कहा सर प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए बेसिकली क्या है, कुछ बैरियर्स हैं, ठीक है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और है ना ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ जिसको बैरियर कहेंगे, बैरियर्स। ओके, अब देखो अगर किसी भी रिएक्टेंट को, है ना, क्या करना है, रिएक्ट करके अगर एक प्रोडक्ट बनाना है तो बेसिकली उसको जो है ना दो बैरियर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, मतलब दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन देखो क्या है, पहली कंडीशन है एनर्जी बैरियर। क्या है भाई, एनर्जी बैरियर। अब इसमें भी हम एक नया टर्म्स को समझेंगे, ध्यान से समझते चलो, नोट्स वाली कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड आपको मिल जाएगा। नहीं सर आप तो सर बाद में अपलोड करते हो, नहीं मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स बन चुका है। देखो हम बात करते हैं एनर्जी बैरियर्स की। तो देखो एनर्जी बैरियर्स का मतलब क्या है, बात समझते हैं। अब एनर्जी बैरियर्स को समझने के लिए हमें ना जो है थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या है, नाम है क्या भाई, नाम सुनो, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ओके, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सर क्या है ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी, क्या है ये, एनर्जी बैरियर से रिलेटेड क्या है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ओके, देखो जी बात समझना, हमने कहा सर कि पहली हमारी एनर्जी बैरियर है और उसमें हमें एक टर्म समझना है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। देखो हम क्या कह रहे हैं ना, जितनी भी हमारी कोलाइडिंग स्पेसीज है, ठीक है, तो अगर हमें एक फ्रूटफुल कह सकते हैं, अगर हमें एक फ्रूटफुल अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, या फिर हम जिसको कह रहे हैं, जिसको हमें इफेक्टिव अगर हमें कोलिजन कराना होगा, तो हमारे जितने भी कोलाइडिंग स्पेसीज होंगे उनके पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे, मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम। अच्छा ऐसा क्यों है, मेरी बात समझते हैं, ठीक है। देखो मिनिमम एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे कोलाइडिंग स्पेसीज है ना उनके पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल होना चाहिए, और उसी मिनिमम एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब देखो कुछ ऐसे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो बहुत ही मतलब रिलेटेबल जो है एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अभी तो कॉलेज स्कूल तो वगैरह जाने ही रहोगे, है ना, तो कोई ना कोई आपकी जो है क्रश ब्रश वगैरह होंगी, ठीक है। तो जैसे देखो हम सिंपल सी बात करें, अगर आपके पास उतना गट्स ही नहीं है, आ रही बात समझ में, अगर आपके पास उतना गट्स नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर उतनी एनर्जी है ही नहीं कि आप उससे जाकर के जो है बात कर सको, तो बताओ मतलब क्या आपको एक जो है फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कोई भी हो सकता है, इवन आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब आपका कोई भी क्रश में कोई एक लड़का, समझ लो ना, वो बात की बात है। तो हमने कहा सर कि जितने भी कोलाइडिंग स्पेसीज हैं, दैट इज कोलाइडिंग स्पेसीज, दैट मीन्स आप लोग, ठीक है। तो अगर आपके पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं है, समझ रहे हो ना, तो क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्ट है ना, वो हमें फिर नहीं मिलने वाला। हमारा जो स्पेसीज का जो मतलब कोलाइडिंग स्पेसीज का जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो फिर बनेगा नहीं। क्यों भाई, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं। आ रही बात समझ में। अच्छा देखो बेसिकली ये एनर्जी रिक्वायर्ड किस लिए होती है, तो क्या होगा कि भाई कोलाइडिंग स्पेसीज होंगे तो उनके पहले से क्या होंगे, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होंगी, है ना। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, वो क्या करता है, वो उस एनर्जी को, वो उस बॉन्ड की एनर्जी को क्या करता है, ब्रेक करता है। और जब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बात समझना, जब तक उस कोलाइडिंग स्पेसीज का जो भी बॉन्ड है ना, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक वो कहाँ से जो है दूसरे के साथ प्रोडक्ट बना पाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अगर मान लो लेस हो गया, वही बात है, अगर हमने ये बोला कि जो कोलाइडिंग स्पेसीज की जो एनर्जी है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से, दैट इज मिनिमम एनर्जी लेवल से क्या है, कम है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा ही नहीं। और अगर कोलिजन नहीं हुआ तो जो मतलब हमारा जो भी मतलब कोलिजन अगर उस एनर्जी से अगर नहीं हुआ, ठीक है ना, जो हमारे पास जो उस स्पेसीज के पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए थी, उस मिनिमम एनर्जी से या फिर उस थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कोलिजन नहीं हुआ, तो जो हमारा कोलिजन है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जस्ट लाइक वैसे ही है आपकी ये डेली लाइफ से रिलेटेड। आप कोई भी अगर काम करने जाते हो ना, तो आपको उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपको उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। अभी वो कैसी आएगी एनर्जी, वो भी हम बाद में देखेंगे, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी बड़े अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मेरी बात समझो, तो हमने यही लाइन जो है एक्सप्लेन किया है अपने इस नोट्स में भी, कि अगर एक फ्रूटफुल कोलिजन चाहिए, ठीक है ना, या फिर जिसको हम इफेक्टिव कोलिजन कह रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन अगर हम कह रहे हैं, तो उस कोलाइडिंग स्पेसीज के पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, है ना। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग कह रहे हैं क्या, थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है भाई, बिना इस एनर्जी के, है ना, आप उसके साथ जो है कोलाइड नहीं कर पाओगे, मतलब रिएक्ट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। हाँ, एक बार अगर आपने रिएक्ट कर लिया ना, जस्ट लाइक वैसे ही आप अपने ये, अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है, एक बार अगर आपने रिएक्ट कर लिया, ठीक है, आप अगर उस मिनिमम एनर्जी पर पहुंच गए, फिर तो भाई फिर वो सब सारी जो है चीजें फिर आपके हाथ में है, समझ रहे हो ना। तो यही चीज होती है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, ये हमने बात कर ली कोलिजन थ्योरी, है ना, और हमने इसमें अपने फर्स्ट अपने बैरियर की बात कर ली। इसमें हमने कहा भाई एनर्जी बैरियर, भाई ठीक है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो जो है, अब ऐसा जरूरी, देखो मान लो आपने कहा सर ठीक है मेरे पास जो है गट्स आ गया, हम जा करके सर उसको जो है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है, अभी हम मतलब अपने दिल की बात जो है बोल देंगे, ये वो सारी चीजें, ठीक है, आपके पास गट्स आ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब एक और यहाँ पे टर्म आता है, एक आता है ओरिएंशन फैक्टर, ओरिएंशन बैरियर, ओरिएंशन बैरियर आता है। देखो बात समझना, ओरिएंशन बैरियर कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा सर ठीक ठीक मेरे पास सर जो है बढ़िया मस्त, सर मेरे को जो है सर मेरे दोस्तों ने मोटिवेट कर दिया कि हाँ हाँ जाओ भाई, ये वो ऐसे वैसे, ठीक। लेकिन अब ओरिएंशन यहाँ पे बैरियर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये ओरिएंशन बैरियर क्या है, मान लो जैसे आपने कहा सर ठीक है आपके पास गट्स आ गया, ठीक है, आप जो है सर अपनी दिल की बात जो है उसको जाकर के बता दोगे, हाँ सर ये वो सारी चीजें। लेकिन ओरिएंशन बैरियर देखो कहने का मतलब क्या है, कि जो बात जो आप बोल रहे हो, चाहे वो आप फेस टू फेस बोल रहे हो, ठीक है, पता चला कि मतलब आप जो है आप इस तरफ देख रहे हो, और वो जो है वो समझेगी यार ये लड़का मतलब क्या है, काना वाना है थोड़ा अजीब है, नहीं समझ रहे हो ना। तो ओरिएंशन, ओरिएंशन का मतलब समझते हो ना, अरेंजमेंट, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है भाई, जैसे तुम यहाँ हो, ठीक है, वो यहाँ, तो एकदम फेस टू फेस जो है बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने इधर मुंह कर लिया, हाँ ये वो सारी चीजें, ठीक है, पता चला कि इधर धीरे से ऐसे निकल गई, ठीक है ना। तो ओरिएंशन बैरियर, ओरिएंशन बैरियर का मतलब क्या है, कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कोलाइडिंग स्पीसीज का। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो इसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी दिए, बेसिकली हमने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, बहुत सही तरीके से मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे मान लो आपने कहा सर आपके पास CO था, ठीक है, और NO2 से आप उसका क्या करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है CO2 और प्लस NO बनेगा। अब देखो इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो एग्जैक्टली होता क्या है, कई सारा मतलब जो है थ्योरी दिया गया, फिर जो बेस्ट उसमें से जो थ्योरी है वो निकाल करके ये कहा गया कि मान लो जैसे क्या होगा, यहां से जो देखो जो CO है ना, वो क्या करेगा, वो NO2 के एक ऑक्सीजन को लेकर के, है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेकर के क्या बनाएगा, CO2 बना लेगा। तो अब देखो पॉसिबिलिटी क्या थी, मान लो क्या होगा कि O है और C है, ठीक है, O है और C है। अब मान लो ये जो है रिएक्ट करना चाहता है किसके साथ, NO2 के साथ। तो मान लो इस NO2 का ओरिएंशन मान लो कुछ अगर कुछ ऐसे हो जाए, ONO कुछ इस तरीके से हो जाए ओरिएंशन, तो क्या देखो रिएक्शन हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो रहा है भाई। C जो है ना, C जो है वो क्या कर रहा है, O से मतलब O के साथ जुड़ेगा, तभी तो देखो ऐसे बनता था, O डबल बॉन्ड C, ये याद आया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना भाई, ये चीज थी CO2, ऐसी तो होता था, याद करो याद करो याद करो, क्लास 11th नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने कहा कि अब जो C है ना वो एग्जैक्टली क्या है, O की तरफ है ना। तो यहाँ पे इसका जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, समझ रहे हो। हम ये कह सकते हैं इनका जो अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। लेकिन मान लो इसी की जगह कुछ अगर ऐसा हो जाता, कुछ समथिंग ऐसा हो जाता, मान लो सर आपने कहा इधर O है, इधर C है, और इधर मान लो अब N आ गया,
इधर क्या आ गया, एन आ गया, और इधर ओ आ गया, इधर ओ आ गया। तो बताओ अब क्या कोलिजन होगा? भाई कोलिजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं। ये सी ये एन के साथ कहाँ से रिएक्ट करेगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे भाई, इनका जो है प्रॉपर जो है ये प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है। तो प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं होने की वजह से इनका कोलिजन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, सिंपल से वर्ड्स में मैंने लिखा है नोट्स को, ठीक है ना? बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन है, जहाँ से भी अच्छे टॉपिक्स मिले वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है? ये मेरी खुद की थ्योरी नहीं है भाई, ये जो है जो भी केमिस्ट हैं जो उनकी थ्योरी है, समझ रहे हो? तो डिफरेंट डिफरेंट बुक से है मटेरियल, ठीक है ना? तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। ओके, तो दो बातें आपको समझ में आई कि अगर बेसिकली कोलिजन अगर किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर कोलाइड करना है तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें भाई उनके पास जो है कुछ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। वो क्या है? पहली है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब कि उसको मिनिमम एनर्जी लेवल चाहिए होगा, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। भाई उतनी एनर्जी से कम में काम नहीं चलेगा, इतना उतना या उससे ज़्यादा, हाँ ठीक है। दो चीज़, पहली चीज़। दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन, ठीक है? कोई बात नहीं, आपने कहा सर ठीक है सर मेरे पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, लेकिन आपका जो अरेंजमेंट है, आपका जो कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है ना, वो अच्छा ही नहीं है, तो फिर भी जो है काम बनने वाला नहीं है, काम आपका बिगड़ जाएगा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कोलिजन थ्योरी समझ में आया। देखो एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हम इस वाले भी एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन बिटवीन एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं CH3Br, सॉरी एथिल है ना, ओके, मेथिल, यहाँ पे मेथिल ले लेते हैं भाई, ओके, मेथिल ब्रोमाइड, ओके, रिएक्शन बिटवीन मेथिल ब्रोमाइड CH3Br एंड एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज दैट इज OH जिसको हम कहते हैं ना। तो अब अगर हम एथिल ब्रोमाइड और इस एल्कलीज का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या है ना, एक पॉसिबल जो है, एक पॉसिबिलिटी बताई गई कि कैसा जो है, कैसा उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखो क्या चीज़ होती है, बात समझते हैं। हमने कहा सर मेरे पास एथिल ब्रोमाइड था, ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं भाई, अब ऐसी बात है बना ही सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 1 2 3, और ये हमारा यहाँ पर लगा है ब्रोमीन, है ना। अब देखो कार्बन हमारा क्या होता है? केटायन, दैट इज हमारा ये पॉजिटिव है, और ये ब्रोमीन हमारा क्या है? ये निगेटिव आयन है। और हमने इसको जो है OH आयन से क्या किया? रिएक्ट करा दिया, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो इसकी दो पॉसिबल कंडीशन है। पहली पॉसिबल कंडीशन क्या है भाई? पहली पॉसिबल कंडीशन क्या है कि मान लो हमने कहा कि ठीक है हम इस OH को जो है इधर रख लेते हैं, ठीक है, और इस OH को इधर रखने के बाद हम इस एथिल ब्रोमाइड, सॉरी मेथिल, बार बार एथिल आ जा रहा है, इस हम मेथिल ब्रोमाइड का, मेथिल है ना भाई, देखो CH3 तो मेथिल कहते हैं ना, ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो मेथिल ब्रोमाइड को हम क्या करने वाले हैं? हम इधर रख देते हैं, दैट इज H, ठीक है, ये बॉन्ड है इनके, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ना। और ये हमारा है इधर Br, ओके। तो क्या होगा? देखो क्या होगा कि पहले मान लो अगर ये प्लस में है ना, OH माइनस और ये प्लस, ओके। तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मान लो अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेड है, ठीक है, तो पहले जो है थोड़े समय के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक हमारा प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, बहुत ही थोड़े समय के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ओके। तो क्या होगा? यहाँ से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, OH माइनस और C, और इधर लगा दो H, ठीक है, और ये Br। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ही, ये डैश डैश लाइन का मतलब क्या है ना, कि बहुत ही मतलब ये इमेजिनरी है, शॉर्ट टाइम के लिए बना है, थ्योरी है, बात समझो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फर्दर ये फिर से क्या करेगा? अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स HOC और 3H इधर लगा दो, ठीक है, और प्लस जो है वो Br माइनस इधर से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से हमने जो रखा है ना, OH को हमने इस तरफ हमने रखा, CBr को हमने इस तरफ रखा, तो ये जो है ना OH आसानी से क्या हो जाएगा? इस C के साथ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसका मैकेनिज्म, अभी हम लोग वो सब जब हम लोग कार्बन वाले जो हम चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक चैप्टर को, तो हम उसमें बात करेंगे। देखो तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना, दैट इज हमने कहा था, जिसको हमने कहा मेथिल अल्कोहल बना ना, ये हमारा मेथिल अल्कोहल है ना, CH3OH।
ठीक है। यहाँ से ये OH जो है ना इस कार्बन के साथ बड़ी इजीली क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन हमारा प्लस केटायन है ना, और ये ब्रोमीन आयन है, तो ये इजीली क्या हो गया, अटैच हो गया। लेकिन यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा हमने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रखा था। कैसा ओरिएंटेशन रखा भाई, हमने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रखा, ओरिएंटेशन, ये इजीली क्या हो गया, इससे जाकर के अटैच हो गया। लेकिन अगर मान लो हमने कहा ठीक है, हम जो है मेथिल ब्रोमाइड को हम इधर रख लेते हैं, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड को हम जो इधर रख लेते हैं और प्लस और माइनस, और इधर जो है हम OH कर लेते हैं, OH माइनस कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा कि जब ये हमारा जो एल्कलीज है, जब ये इधर आने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो देखो ये Br भी माइनस में, ये OH भी माइनस में, तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, क्योंकि भाई सेम सेम आयन है। तो क्या होगा, ये Br भी इधर भाग जाएगा और ये OH भी इधर की तरफ जाने लगेगा, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो इस केस में हम कहेंगे सर यहाँ पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, नो प्रोडक्ट। ओके, आर्य वासन में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर बन गया क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ी सी जगह मिली और ये जाकर के इस कार्बन C+ आयन से क्या हो गया, जाकर के ये अटैच हो गया आर्य वासन में। तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। इतनी बात में नाउ हम एक नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप इसको जाकर के पहले आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है, वो चाहे तो आप लिख लो, चाहो तो आप उसका फोटो कॉपी निकलवा लो, बट साथ में रखो, या चाहे तो एक दूसरा फोन लेकर के अपने मम्मी पापा का भी, मतलब मम्मी का भी फोन ले लो, पापा का भी फोन ले लो, तो बोल दो कि आज मम्मी मेरे को पढ़ना है, दे दो अपना फोन, दे दो पापा मेरे को पढ़ना है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टर्म की, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी, समझते हैं। देखो बच्चे, समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को क्या है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो अभी हमने जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी, हमने कहा भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी एक मिनिमम एनर्जी है ना, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, कोलाइडिंग स्पीसीज है, आपस में रिएक्ट करके अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद फाइनल एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज ठीक। बट अब ये सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या, देखो क्या कहता है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules, okay, so that their energy become equal to threshold energy is called activation energy। देखो क्या है कि आपने कहा सर मेरे पास क्या थी, मेरे पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमें इस किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास, किसी भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है। अच्छा, इतनी थ्रेशोल्ड, देखो दो चीजें, दो बातें समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे आपने कहा सर आप हो और आपके फ्रेंड्स हो या जो भी ठीक है हो, और आपके पास मान लो थोड़ा बहुत गट्स था, थोड़ा बहुत जो है आपके पास अंदर एनर्जी थी, तो बाकी की एनर्जी किसने भरी, या तो आपके फ्रेंड्स ने भरी, ठीक है, या फिर आपने जो है खुद से मोटिवेट होकर के ऐसा कदम उठा लिया कि जाकर के उसको बोल दिया, समझ रहे हो। तो ओवरऑल आपके पास जितनी एनर्जी आई, देखो दैट मीन्स आपने कहा सर आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आपका भी जो मतलब जो एनर्जी ना वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और आपका एक मित्र आया और उसने जो है आपकी एनर्जी आपको हाईली मोटिवेटेड कर दिया कि जाओ भैया जाओ, ठीक है, और आपकी एनर्जी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये आपके पास खुद की आपकी इतनी एनर्जी थी, ठीक है, आप हिम्मत नहीं बना पा रहे थे, मित्र ने आपका क्या किया कि आपको जो है मोटिवेट कर दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक। तो अब यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है बात। वही चीज ये देखो कह रहा है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपने जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या किया, एब्सॉर्ब किया, सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड। और यहां से यहां तक ये जो पूरी एनर्जी है ना, इस पूरी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब तक इतनी एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज ये एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम अगर एनर्जी आपके पास रही तो फिर जो है आप समझ गए, आप जो है ना अपनी जिंदगी, मतलब समझ रहे हो ना वो चीज, मतलब पार्टिकल्स की अगर हम रिगार्डिंग लें, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग ले, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और आपके अगर रिगार्डिंग तो आप जो है आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी एनर्जी चाहिए, दैट ये जो एनर्जी है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपके पास इतनी एनर्जी पहले से थी और इतना आपके मित्र ने दे दिया, तो ये जो आपको एनर्जी मिली ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, इतनी बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टिकल के पास देखो क्या होता है ना, एग्जैक्टली जो है ना मतलब उसके पास पहले से जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है,
देखो समझ रहे हो ना, कितना बढ़िया सा जो है थ्योरी दिया गया किसी भी पार्टिकल्स के पास, मतलब मोस्टली ऐसा देखा गया, मोस्टली इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा मोस्टली देखा गया कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, उन सभी के पास थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी थी ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर लेना ही स्टार्ट किया। भाई जो भी रिएक्टेंट है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्व करना स्टार्ट किया एज अ हीट के फॉर्म में, एज अ लाइट के फॉर्म में। तो जब उन्होंने जब टेम्परेचर को जब एब्जॉर्व किया तो उनके पास क्या आ गई, उनके पास एनर्जी आ गई। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें नोट्स में हैं, आपको बड़ी इजीली जो है समझ में आ जाएगा। मैं बार बार फिर से वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली देखो एक रिएक्शन मिला कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो हम कह रहे हैं सर यहाँ पे आपके पास एनर्जी थी और यहाँ तक आपको जाना था, आपके मित्र ने आपको मोटिवेट किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो मोटिवेशन मिला दैट इज हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये आपकी पहले से ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। समझ रहे हो? मतलब हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये आपकी जो है आपकी ये खुद की एनर्जी है ना, और ये आपके मित्र ने मोटिवेट किया, दैट इज आपकी ये जो है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ये खुद की एनर्जी है, और ये टोटल मिलाकर के हम लोग कह रहे हैं क्या, हम लोग कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी काफी बड़ी होगी, यानी कि ओवरऑल हमारी जो एनर्जी उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कह रहे हैं। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और पहले से जो एनर्जी थी अगर हम उसका एक फॉर्मुला देखते हैं तो हमें एक फॉर्मुला मिलता है, क्या मिलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, चाहो तो आप इसको प्लस में भी मतलब इसके वैसे भी लिख सकते हैं, बट मेरी बात समझ लो, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, अब ऐसी बात है हमें देखो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, हमने कहा सर ये वाली जो हमें जो एनर्जी है वो हमें कैसे मिली, तो हमने कहा सर हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अपने इनिशियल वाली एनर्जी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो यही तो हमने किया ना। तो हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो आपके पास पहले से जो आपकी एनर्जी थी, ठीक है। कितना बढ़िया थ्योरी दिया गया यार, समझ रहे हो? मतलब रिलेटेड है, पता नहीं शायद इन्होंने यही सोच करके शायद थ्योरी बनाई हो क्या, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, आ रही बात समझ? तो ये हमने जो है एक्टिवेशन एनर्जी का हमने फॉर्मुला बना लिया। या फिर ऐसे देख लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो एक्टिवेशन एनर्जी दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक वाली एनर्जी, और प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब कि जो भी काइनेटिक उस रिएक्टेंट की जो भी एनर्जी है ना वो वाली। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब, समझ में आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम लोग जो है ग्राफ भी देखेंगे बढ़िया सा। देखो हम इसको ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हम इसको जो है ना थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। आपको ये ग्राफ देख रहोगे अपने नोट्स में, आपने ग्राफ देखा होगा, क्या है वो ग्राफ, देखो कैसे बना, वही चीज है। आपको अगर ये मित्र वाली आपको अगर बात समझ लेना तो आपको ये ग्राफ वाली बात भी देखो समझ में आ जाएगी। तो हमने कहा कि हमने एक ग्राफ लिया, ठीक है, और देखो ये ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हमने देखो हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। अभी हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा हमारा ये जो हमारी जो वाई एक्सिस है ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये हमारा शो करेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, ठीक है। किसको शो करेगा भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब देखो क्या है कि हमारी ये एनर्जी की प्रोफाइल शो करेगी। देखो किस तरीके से, मान लो हमने कहा सर हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है देखो किस तरीके से बात समझो, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस ग्राफ को, पहले हम बना लेते हैं ना। ये हिमालय पर्वत बन गया, देखो क्या चीज़ है ये। देखो हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट्स था। अब इस रिएक्टेंट की देखो एनर्जी कुछ पहले से कुछ एनर्जी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ एनर्जी थी ना। देखो यहाँ पे फाइनल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा देखो प्रोडक्ट हमारा फाइनल यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, बताते हैं इसका मतलब। देखो हमने कहा कि अब यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने जो भी एनर्जी रिसीव करी, ठीक है ना, उसको हमने क्या दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हमारा जो पीक वैल्यू है ना, ये जो पीक वैल्यू है, ये हमारी पीक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। सब आपको सारी चीज़ें बुक में मिल जाएंगी, सॉरी नोट में मिल जाएंगे। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखो, तो अब सर ये क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब सर ये क्या चीज़, इसको हम कह रहे हैं डेल एच कह रहे हैं ना।
ये जो डेल एच है ये हमारी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मतलब इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई। देखो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये हमारी एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी इवॉल्व्ड, मतलब एनर्जी हमारे यहाँ से निकल रही है, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। देखो एग्जैक्टली क्या था ना कि इनिशियली इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको इतनी एनर्जी मतलब यहाँ तक पहुंचना था, ये उसकी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक हम उसको कह दिए सर हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचना था। उसके बाद अगर ये एक बार अगर यहाँ तक पहुंच गया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, समझ रहे हो। आ रही बात सुनने, इसको देखो कैसे बताया जाए, ऐसे समझो। देखो ये कुछ जस्ट वैसा ही है कि जैसे मतलब आपने जो है ना अपने क्रश को एक बार मतलब आपने क्या किया, बोल दिया, ठीक है, प्रपोज कर दिया, बढ़िया सर। अब तो स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है स्टार्टिंग में, है ना, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो सारी की सारी जो बाउंड्रीज थी उस बाउंड्रीज को दूर करने के लिए अपनी इतनी एनर्जी लाई, कहीं ना कहीं से लाई। एक बार अगर देखो काम बन गया तो फिर देखो फिर जो है आप उससे फिर वो हो जाओगे, हो गया, हाँ देखो रहना तो रहो, देखो ऐसे मतलब ऐसा नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है, ओके, आ रही ये ग्राफ आपको समझ में आ रही बात, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है, ओके। अच्छा यहाँ से देखो हमारा ये जो ग्राफ है ना वो मोस्टली दो तरीके का हो सकता है। जैसे मान लो प्रोडक्ट यहाँ बन गया, क्या हो कि अगर मान लो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा तो हम एक ऐसा ग्राफ देखते हैं जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो कहीं ऊपर बन रहा हो, बात समझो थोड़ा सा इस तरीके से, दोनों में हम अभी डिफरेंस समझेंगे सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मान लो हमने कहा यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये कुछ यहाँ तक गया और प्रोडक्ट जो है वो मान लो यहीं पर हमारा जो है वो प्रोडक्ट बन गया, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर मान लो रिएक्टेंट था, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर हमारी जो है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो देखो प्रोडक्ट तो हमारा यहीं पर बना, समझ रहे हो, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है ये। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, देखो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज, ये आपका जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें देखो ये हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, ये हमारी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है ना। तो ये हमारी जो है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज है ना, ये एक ऐसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एंडोथर्मिक नेचर का होगा। समझ रहे ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब आपको समझ में आता है ना। इसमें एक्सो मीन्स जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम माइनस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एंडो मीन्स जिसमें हम प्लस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि चलो आप मेरे को ये बताओ कि अगर देखो हमने कहा कि इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में हमने कहा सर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक EA है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। और इस वाले केस में इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है ना, ठीक है। तो आप क्या ये बता सकते हो कि देखो जिस रिएक्शन में, ठीक है ना, अगर जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी देखो अगर ज्यादा होगी, बात समझना, ज्यादा होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा लेट से बनेगा। अरे बात में, यानी कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। मीन्स आपने कहा सर ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी, भाई देखो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ज्यादा अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्लो बनेगा। दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। डेली लाइफ वाला एग्जाम अपने आप से रिलेट करके देख लो, हाँ सर देख लिया, ठीक। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लो आपके पास अगर कम है, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास अगर कम है तो जो प्रोडक्ट बनने का जो रेट होगा वो जल्दी होगा। आगे बात समझ में। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि अगर लेस एक्टिवेशन एनर्जी है तो फास्टर रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। और अगर ग्रेटर अगर जो है एक्टिवेशन एनर्जी है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा स्लोअर बनेगा, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो स्लोअर बनेगा, है ना। और मे बी हम इसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के टर्म में भी समझ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सोथर्मिक हमारी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, वो थोड़ी जल्दी होगी, और जो हमारी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एज कंपेरिजन टू एक्सोथर्मिक वो थोड़ी स्लो होगी। आगे बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे।
चलो ये बात क्लियर है, आ रही इतनी बात समझ में, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई समझना तो नहीं है ना, ठीक है ना, बस जितनी बातें समझा रहे हैं आप उतनी बातें समझते चलो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछता। अब देखो बात समझते हैं कुछ और टर्म्स की, हम कुछ बात करते हैं। देखो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं कि आखिर हमने कहा सर हमारे पास ये जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, हमें जिस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब ये सच में ऐसा होना चाहिए? मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती, नहीं समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, है ना, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है, मतलब किसी भी, जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास एक फ्यूल है, ठीक है, तो क्या होगा भाई उस फ्यूल की, अब ऐसा तो है नहीं, मान लो अगर ये उस फ्यूल के पास, मान लो अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लो नहीं होती तो क्या होता, वो जो फ्यूल है, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक कोल है, मतलब कोयला है, ठीक है, तो वो कोयला क्या होता, ऑटोमेटिकली मतलब सडनली, समझ रहे हो, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर नहीं होती ना, तो जो कोल जो फ्यूल है वो सडनली क्या होता, मतलब जल जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मतलब इस एनर्जी बैरियर का होना जरूरी है, समझ रहे हो, अगर ये एनर्जी बैरियर अगर नहीं होगा ना, तो हमारी जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो भी हमारे जो भी हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो अपने आप क्या होंगी, वो अपने आप क्या होने लगेंगी, वो अपने आप बर्न होने लगेंगी। जहाँ भी थोड़ा सा आग लगा, जैसे देखते हो ना, कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे थोड़ा सा आग लग जाता है, मतलब तुरंत वो जलने लगती है, तो सभी के साथ फिर ऐसा ही होने लगेगा, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना। तो इसलिए जो है एनर्जी बैरियर का, दैट इज हमारी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एनर्जी बैरियर, दैट मीन हम जिसको स्पेशली हम जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसका रहना जो है ना, जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जरूरी भी है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो क्लियर है, बस इतनी सी बात है कि सिग्निफिकेंस, मतलब इस एनर्जी बैरियर का जो है ना, काफ़ी मतलब बड़ा सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इसका अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो विदाउट इस चीज़ के जो है चीज़ें जो है बहुत जल्दी बर्न होने लगेंगी, हाँ है ना, मतलब वो अपने आप क्या करने लगेंगी, रिएक्ट करने लगेंगी। अगर हम बर्निंग के प्रोसेस में देखो तो चीज़ें बहुत जल्दी जलने लगेंगी, बर्निंग होने लगेंगी, ठीक है। रिएक्शन के प्रोसेस में देखें तो चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगेंगी। तो इसलिए ये जो है एनर्जी बैरियर, ये रिक्वायर्ड, मतलब होनी चाहिए, अच्छी बात है ये चीज़, ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ से एक नेक्स्ट टर्म समझते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन याद आया, रेट ऑफ रिएक्शन से आपको रेट कांस्टेंट भी याद आना चाहिए। तो देखो ये भी हमारा पूरा पूरा जो है वो थियोरेटिकली बेस्ड है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन लिए गए और उसी ऑब्जर्वेशन को हमारे सामने जो है वो रखा गया। क्या बोला गया, देखो होता क्या है, ये कहा गया कि मतलब मोस्ट ऑफ जो हमारे जो रिएक्शन होते हैं ना, तो ऐसा कहा गया कि वो जस्ट डबल हो जाते हैं कब, अगर हम उनका टेम्परेचर जस्ट 10 डिग्री केल्विन अगर हम राइज करें, ठीक है, तो उस रिएक्शन की जो भी टेम्परेचर है वो या तो जस्ट डबल हो जाएगी या थोड़ा सा डबल से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये देखो ये थ्योरी है टोटली, ठीक है, हम ये कैसे बता रहे हैं भाई, हम नहीं बता रहे हैं, जिन्होंने बताया वो बताएं, है ना। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, तो ये उन्होंने रिजल्ट निकाला क्या, कि जो हमारे जो रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मतलब जस्ट जो है वो डबल हो जाएगी, क्या करने पर, सॉरी हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, वो जस्ट डबल हो जाएगी, क्या करने पर, अगर हम उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब देखो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, 10 डिग्री केल्विन होना चाहिए। ओके, मतलब मान लो मैंने कहा कि हम जो है 298 पर, ठीक है, अभी हमारी जो टेम्परेचर है, और मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें अब जो फाइनल अपना जो टेम्परेचर है वो करना पड़ेगा 308, ठीक है, 298 से हमें कितना करना पड़ेगा, 308 डिग्री केल्विन करना पड़ेगा। ओके, तो उस केस में हमारी जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, या मे भी डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा टेम्परेचर डिपेंड, देखो इसमें होता कुछ नहीं, इसमें करना क्या ना, इसमें आपको एक ग्राफ याद रखना है, ठीक है, सिंपल देखो जो चीज़ें हम वो बता रहे हैं आपको, है ना, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ का जो है उन्होंने फॉर्मेशन किया। कैसे, देखो ग्राफ से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है, अगर आप 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो। ओके, तो देखो क्या हुआ कि इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, देखो अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली किसके बीच बनाया गया, ये भी तो देख लिया जाए, तो ये बनाया गया हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वर्सेस हम इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स डेल्टा एन अपॉन एन। ओके, ये एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या दिया, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना ले। ओके, तो ये देखा गया कि इस केस में, ठीक है, मान लो हमने कहा कि हमने जो है कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, तो उसकी जो अब यहाँ पे ये जो पीक पॉइंट मिल रहा है ना, देखो हम काइनेटिक एनर्जी हम इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है। हमारी जो पीक पॉइंट देखो यहाँ पर है ना, दैट मीन्स इस केस में, ठीक है ना, हमने मान लो कुछ नंबर ऑफ हमने मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, ठीक है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो हमें यहाँ पर मिली। अब देखो जहाँ पर हमें मैक्सिमम कर्व मिल रहा है, मतलब हमने कहा सर यहाँ पर हमें जो है काइनेटिक मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली, तो इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जो है बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। हमारी भाषा में इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, MPE। ओके ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कर लो, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारी पीक वैल्यू थी, यहाँ पर हमें मिली मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या किया कि हमने टेम्परेचर में जस्ट 10 डिग्री केल्विन इंक्रीज कर दिया, ठीक है, कर दिया जाए तो ग्राफ अब हमें कुछ ऐसा मिला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी कि देखो अगर हमने टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया, है ना, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो अब हमें जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है ना, वो अब इस पॉइंट पर मिल रही है। दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी, रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन देखो यहाँ पर देखो हमने कहा सर ये हमारी ये वाली हमारी एक्सिस क्या शो कर रही है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा हमने 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, तो हमने कहा कि हमारी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, अब उसकी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मतलब प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स हमने कहा कि देखो अब उसकी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो गई। वो क्या हो गई? वो डिक्रीज हो गई। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल, मतलब इसके टर्म में अगर हम कह रहे हैं ना, तो इसके टर्म में देखो, अगर हम इसके टर्म में ले रहे हैं ना, वर्ड्स पे ध्यान दो, अगर हम बोलते हैं इसके टर्म्स में, इस वाई एक्सिस के टर्म में, तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारा डेल्टा एन अपॉन एन क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पॉजेस मोस्ट प्रोबेबल या प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वो सेकेंड वाले केस में देखो क्या होगी? डिक्रीज हो गई। बट हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ना, आफ्टर इंक्रीजिंग 10 डिग्री केल्विन, वो हमारी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? बस यही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो समझना नहीं है, थ्योरी है। ओके, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, क्या एक चीज़ जो है डेरिवेशन करने या एक चीज़ डिराइव करने के लिए आता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट काफ़ी इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, मतलब लॉग वॉग वाले, भाई सिंपल सा, वही मतलब मैंने आपको लॉग के बारे में पहले ही बताया है, बट इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशन। तो हम बात करते हैं डेरिवेशन की, किसके लिए? आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब देखो अब जो आर्हेनियस जो केमिस्ट थे, उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि हमारी ये जो EA है, ठीक है, हम इस EA को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो हमने बात कर ली थ्योरेटिकली। नाउ अब इन्होंने कुछ जो है मतलब प्रूव दिया कि किस तरीके से हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा लो क्या? आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बच्चे, ना बात करते हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कि किस तरीके से, तो वैसी बात है कि हम किस तरीके से जो है एक्टिवेशन एनर्जी को, दैट मीन्स EA को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जो आर्हेनियस थे, उन्होंने ना एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया, ठीक है। देखो क्या दिया उन्होंने कहा कि जो के मीन्स समझ रहे हो ना, रेट कांस्टेंट, ठीक है, के इज इक्वल टू, उन्होंने कहा E के पावर -EA अपॉन RT, समझ गए? उन्होंने ये इक्वेशन दे दिया। लेकिन अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो क्या बोलता है एग्जाम में कि
आर्हेनियस इक्वेशन मतलब कि इसके थ्रू आपको जो है ना ये लाना है क्या, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, आपको ये चीज़ लानी है किसके थ्रू, आर्हेनियस, यानी कि इस वाले इक्वेशन, ये फॉर्म भी सही है या फिर ये वाला फॉर्म भी सही है, ठीक है। तो हमें इस वाले इक्वेशन के थ्रू ये उन्होंने डायरेक्टली ले लिया और इसके थ्रू हमें, देखो अब यहाँ से ये को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ से ये देखो इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें ये चीज़ फाइनली क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये सब सारी बातें जो है वो समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे के का मतलब क्या, तो के मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा ये रेट कांस्टेंट है, ए जो है हमारा वो हमारा जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ए बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि पहले एक प्रोपोर्शनल सिंबल लगाया गया, फिर प्रोपोर्शनल सिंबल जब हटाया गया तब ये मतलब ए नहीं था, फिर जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया गया तो क्या आ गया, ए आ गया। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारी जो ए है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बाइनरी रिएक्शन के लिए क्या होगी इसकी, मतलब कोई भी रिएक्शन किसी भी टाइप का होगा, ये क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट, एंड ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, अब देखो जो ये है आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन, ये सब सारी चीजें, ठीक है ना, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और आपका आर जो है वो क्या है, वो आपका गैस कांस्टेंट है, आपको तो पता होगा आर हमारी जो है वो क्या है, वो हमारी गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और जो टी है वो हमारा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब कैसे लाया जाए ये चीज, देखो बहुत ही आसान था। क्या हुआ कि आप इस इक्वेशन को लो और इसका दोनों तरफ क्या कर लो, नेचुरल लॉग ले लो। क्या लेना है, नेचुरल लॉग। तो हमने कहा सर मान लो हमारी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये वाला जो है ना ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और हमने इसका बोथ साइड हमने नेचुरल लॉग जो है वो ले लिया। क्या ले लिया हमने, बोथ साइड, हमने बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लिया। तो देखो कितना हो जाएगा, हमने कहा कि ln नेचुरल लॉग, दैट मीन्स ln हम बोलते हैं ln k इज इक्वल टू ln और a e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही तो है। अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया क्या कि लॉग या ln कह लो, ठीक है, लॉग कह लो ln कह लो, मतलब वो दो अलग अलग चीज़ें, बट फिलहाल हम ये सेम वही कंडीशन हम इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉग अगर हम ये कहते थे m इंटू एन होता था, ठीक है, a इंटू दिस, तो हम इसको हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे log m प्लस log n, ये लिखते थे ना। चलो तो हम इसको कुछ ऐसे मतलब अलग अलग लिखते रहे, दैट मीन्स ln k और इज इक्वल टू ln a और प्लस ln e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर देखो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर log m टू दी पावर अगर n होगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं n log m, और मान लो अगर यहाँ पे माइनस n होता तो हमें माइनस n लगाते हैं। आरी बात में तो सेम वही कंडीशन इसके सामने अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो है वो उड़ करके यहाँ आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। आगे बात में ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म ये आ गया यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई में आ गया ना n, तो n की जगह ये था, n की जगह यहाँ पर है, तो आर टी और ln e, और आपको पता है कि ln e की वैल्यू होती है 1, और अगर नहीं पता तो आप ये बात याद रखो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रख दें, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा 1 हो गया। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ln k और ln a माइनस ये अपॉन आर टी, ये चीज़ आपके पास बच गई। देखो अब यहाँ से हम दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि मान लो हमारी जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो T1 टेम्परेचर पर कुछ और होगी, ठीक है, और T2 टेम्परेचर पर कुछ और होगी। ऑब्वियसली बात है भाई, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, बदलेगा। तो हमने कहा कि मान लो T1 टेम्परेचर पर K1 है और T2 टेम्परेचर पर K2 है, समझ गए बात। तो देखो हम पहले हम बात करते हैं T1 की, है ना। तो हमने कहा सर जब हम टेम्परेचर जब हम T1 ले रहे हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो कितना हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए K1। दैट मीन्स हमने कहा कि ln, यहाँ पे आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ln इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर T1, ये मान लो आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा सिमिलरली मान लो हमने कहा सर अगर हम टेम्परेचर का T2 कर दें तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K2 हो जाएगा, है ना। मान लो ले लेते हैं ln K2 इज इक्वल टू ln a और माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब देखो क्या करो, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। अब आप जो है ना इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कैसे, थर्ड सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं सेकेंड को, ओके,
किससे? थर्ड से। तो थर्ड को आपको पहले लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जब आप इसको सब ट्रैक करोगे, इसको आपने पहले लिखा, दैट मीन्स चलो 1 मिनट लिख ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ln a, अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, ई ए अपॉन, भाई माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस कर रहे हो तो ये ऑलरेडी माइनस है, आप माइनस कर भी रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln a, प्लस में ln a माइनस में कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या बचा, तो आपके पास ये बचा, देखो यहाँ से ln से ln हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ln, ना कॉमन 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 गड़बड़ हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, कॉमन नहीं लेना भाई, कॉमन नहीं लेना, कॉमन नहीं, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा है कि आप कॉमन लोगे। इसका रूल होता है log m माइनस log n, याद आया, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, दैट मीन्स ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, समझ गए। अच्छा अब ये तो सर ln है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ln की, हम इस ln को इधर भेज देते हैं, तो ये ln इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन, देखो 1 मिनट, ऐसा करते हैं ना, ई ए, ऐसा करते हैं, देखो ई ए है, आर है, तो ई अपॉन आर हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हमने ln को भी इधर भेज दिया, ठीक, अपॉन में आया, ओके। या फिर ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मेरी बात समझो, या फिर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, देखो ऐसा करते हैं ना कि हम इस ln की वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ln की वैल्यू क्या होती है, हम ये कहते हैं log, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं भेज सकते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी। देखो हमने कहा ln की वैल्यू रखते हैं 2.303 log, बस, ठीक है, और k2 अपॉन k1, ये सही है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से हम जो है ई ए अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो फाइनली देखो क्या मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा log k2 अपॉन k1 आ गया ना, अपॉन देखो ई ए अपॉन 2.303 r, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो 1 अपॉन T1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये T2 गया इधर, T1 गया इधर, तो क्या मिलेगा आपको, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये तो लाना था। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल था, और ये पूछता है, कई बार पूछा है, बट हो सके तो आप अपना सिलेबस जो है ना बच्चे, आप एक जरूर चेक कर लेना कि हाँ से मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है। अब देखो रह जाएगा इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, वो कौन सा बच जाएगा, वो आपका रह जाएगा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो फिर हम इसको बताएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, इतने कम लेक्चर में खत्म हो गया, तो भाई एक बार अपना आप जो है सिलेबस एक बार चेक कर लो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें चलना है, ओके, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो हम चल रहे हैं। चलो, तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे, और जो है हमें स्टार्ट करना है अब नया चैप्टर, है ना, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें, तो वो सही रहेगा, है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।